ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 231, वैकल्पिक साधना पथ और सिमुलेशन समाप्त _3। अनुवादक 54,96,90,339। मरने के बाद पुनर्जन्म, मरने से पहले पुनर्जन्म या भविष्य में पुनर्जन्म। मिल्टन चेनी बेहद उत्सुक थे। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के समाप्त होने से पहले ही वे अगले पुनर्जन्म सिमुलेशन पर विचार कर रहे थे। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 30 साल बीत गए। संप्रदाय नेता, अब उत्तरी क्षेत्र हमारे नियंत्रण में है, क्या हमें अब पूर्वी क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहिए? मिल्टन चेनी के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा उत्साह से लाल था और उसका स्वर प्रत्याशा से भरा हुआ था। जल्दी मत करो, अमर तकनीकों पर शोध कैसा चल रहा है? अच्छा। मिल्टन के शब्दों को सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उत्साहित अभिव्यक्ति जम गई, एक अजीब सी अभिव्यक्ति में बदल गई। बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई। संप्रदाय नेता, आपने जो विचार प्रस्तावित किया है वह बहुत अकल्पनीय है। आध्यात्मिक शक्ति शरीर को पोषण देती है, इसका उपयोग युद्ध के लिए कैसे किया जा सकता है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फुसफुसाया। ये सुनकर मिल्टन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूर तक देखते हुए उसके चेहरे का भाव अपरिवर्तित रहा। 30 वर्षों में एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय पूरी तरह से उत्तरी क्षेत्र में एकमात्र अमर संप्रदाय बन गया था। मिल्टन चेनी की विभिन्न विधियों द्वारा उत्तरी क्षेत्र के सभी अमर द्वार और संप्रदायों को एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय के अधीन लाया गया। इस समय एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय में साधकों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। इसके अलावा एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय के भीतर कई गुट थे। हालांकि मिल्टन के दबाव के साथ फिलहाल कोई समस्या नहीं होगी। एक 8वीं कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट, इस दुनिया में जहां साधक कमजोर हैं, एक अपराजय अस्तित्व है। मिल्टन जो कर रहा था वह वास्तव में थोड़ा बहुत आगे तक जा रहा था। निश्चित रूप से इसमें कई छिपे हुए जोखिम शामिल थे। हालांकि कम से कम जब तक वह जीवित था, ये छिपे हुए जोखिम उभरकर सामने नहीं आते। समय बीतता गया और 50 साल उड़ गए। इस दुनिया के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय के नियंत्रण में आ गए थे। बिना किसी संदेह के एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय इस दुनिया का सबसे बड़ा अमर संप्रदाय था। इसके अलावा मिल्टन ने ये सब सिर्फ 100 साल में हासिल कर लिया। बेशक अगर उसके पास 8वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत नहीं होती तो वह इतनी जल्दी उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय का प्रभाव नहीं फैला पाता। एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय मुख्यालय, एक विशाल संरचना के अंदर अनगिनत साधक अलग अलग तरीकों से अपने शरीर के बाहर आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी शरीर के बाहर आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करने का सिर्फ एक ही तरीका था, अमर तकनीकों की साधना के दौरान। इसके अलावा अमर तकनीकों का अभ्यास करते समय भी यह आध्यात्मिक शक्ति नियंत्रणीय नहीं थी। अपनी सोच बदलें और अमर तकनीकों का अभ्यास करते समय इन आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय करने का प्रयास करें। मिल्टन चेनी ने कहा, इस दुनिया का पारलौकिक मार्ग उनके लिए व्यवहारिक रूप से बेकार था। मिल्टन नहीं चाहते थे कि उनका पुनर्जन्म सिमुलेशन व्यर्थ हो। इसलिए उन्होंने एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय के शासन के तहत उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए साहसिक कदम उठाए। सभी की बुद्धि को इकट्ठा करके मिल्टन खेती पथ को फिर से तैयार करना चाहते थे। उन्होंने अपने पुनर्जन्म सिमुलेशन में कई बार ऐसा किया था। लगभग हर बार जब वह पुनर्जन्म लेते थे तो वे पुनर्जन्म वाली दुनिया के पारलौकिक मार्ग को मजबूत करते थे, सिवाय जादूगर क्षेत्र में समय के। लेकिन इस बार वह असफल हो सकते हैं। इस दुनिया की अमर तकनीकें बहुत परिपक्व लगती थीं और इस आधार पर उन्हें बदलना बेहद मुश्किल था। कई दशकों तक कोई प्रगति नहीं हुई, यहाँ तक कि लोगों के विभाजन का भी कोई आरंभिक बिंदु नहीं था। समय बीतता गया और 100 साल एक झटके में बीत गए। 100 साल बीत गए और उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र सभी एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय के नियंत्रण में थे। ये नियंत्रण अमर द्वारों और संप्रदायों के नियंत्रण को संदर्भित करता था। अधिकांश सामान्य लोगों के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार सामान्य लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीने के अलावा साधकों में कोई अन्य अंतर नहीं था। संप्रदाय नेता, हम फिर से विफल हो गए हैं। आपने जो साधना विधियां और विचार प्रदान किए हैं, हमने उन्हें यथासंभव अमर तकनीकों के साथ एकीकृत किया है, लेकिन अंत में अभी भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने धीरे से कहा। मिल्टन ने कुछ नहीं कहा। वह अब एक बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहा था। शायद ये दुनिया की सीमा थी। इस दुनिया की मार्शल आर्ट्स में वह जिस उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता था वह 8वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट का पद था। अब जबकि वह अमर तकनीकों का भी अभ्यास कर रहा है तो उसका जीवन काल लगभग 100 साल और हो सकता है। क्षेत्र के विभाजन के बारे में क्या? यह अभी भी पहले जैसा ही है। हमने इसे केवल एक क्षेत्र में विभाजित किया है जो कि क्यूई साधना काल है जिसका आपने उल्लेख किया है।
यदि हम इसे आपके सुझाए अनुसार विभाजित करते हैं तो इस दुनिया के सभी साधक केवल क्यूई साधना काल में होंगे और कोई अन्य क्षेत्र नहीं होगा। सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मिल्टन ने अपना माथा रगड़ा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अमर तकनीक और ध्यान तकनीक बिल्कुल भी संबंधित नहीं थीं। इसलिए मिल्टन द्वारा दिए गए विचार और सोच इस दुनिया की अमर तकनीकों के साथ एकीकृत नहीं हो सकते थे। फिर बस इसे क्यूई साधना काल में विभाजित करें और इसे 9 चरणों में विभाजित करें। मिल्टन ने जोर देकर कहा। ऐसा लगता है कि कोई पिछले जीवन के उपन्यासों का उल्लेख नहीं कर सकता। फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, नेसेंट सोल जैसी चीजें, इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। इस दुनिया में केवल क्यूई कल्टीवेशन है। यहाँ तक कि क्यूई कल्टीवेशन शब्द का नाम भी मिल्टन ने ही रखा था। क्यूई कल्टीवेशन 9वां चरण जादूगर के 9वें स्तर से मेल खाता है, ऐसी मिल्टन की महत्वाकांक्षा थी। बेशक मिल्टन को नहीं पता था कि इस दुनिया में कल्टीवेशन पथ की क्षमता इस स्तर तक पहुंच सकती है या नहीं। समय बीतता गया और 1 और 100 साल बीत गए। इन 100 सालों के दौरान मिल्टन ने इस दुनिया के हर कोने की यात्रा की थी। उसने अनगिनत जगहों पर अनगिनत चीजें दफन कर दीं। वह नींव रख रहा था, अगर इस दुनिया में उसके निशान असली थे तो अगली बार जब वह इस दुनिया में पुनर्जन्म लेगा तो सभी रहस्य उजागर हो जाएंगे। एमरल्ड क्लाउड सेक्ट के भीतर एक बांस के जंगल में मिल्टन बांस की कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसे लग रहा था कि उसका जीवन खत्म होने वाला है। एक पल के बाद उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। मिल्टन के घटते शरीर से सफ़ेद रोशनी की किरण निकली जब तक कि वह इस दुनिया से चली नहीं गई। और क्या मिल्टन के पुनर्जन्म का इस दुनिया पर कोई प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है हाँ, और इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उसने साधना पथ को पूरी तरह से एक अज्ञात दिशा में धकेल दिया। पुनश्च इस दुनिया का एक सीक्वल है। इस जीवन में नायक के कार्यों को एक नींव रखने के रूप में देखा जा सकता है। अगली बार जब वह इस दुनिया में पुनर्जन्म लेगा तो सभी रहस्यों का खुलासा होगा। अध्याय 232 150 खूनी समुद्री क्षेत्र और क्षेत्र से परे शून्य और शून्य क्षेत्र पत्थर सदस्यता आवश्यक। अनुवादक 54,96,90,339। पुनर्जन्म स्थान के भीतर मिल्टन चेनी की चेतना अचानक प्रकट हुई। एक क्षण बाद उनकी चेतना अंतरिक्ष से बाहर निकल गई। साउंड्स ऑफ सी पवेलियन के अंदर मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं। पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त। पुनर्जन्म की सिम्युलेटेड मेमोरी को सफलतापूर्वक बनाए रखा। पता चला कि होस्ट पुनर्जन्म मेमोरी से प्रभावित नहीं होगा। सिम्युलेटर मेमोरी प्रोटेक्शन फंक्शन सक्रिय नहीं है। क्या आप इसे सक्रिय करना चाहते हैं? पता चला कि होस्ट क्यूई कल्टीवेशन सेकंड स्टेज पर है। क्या आप इसे रखना चाहते हैं या विजार्ड रियलम नियमों के अनुकूल बनाने के लिए इसे संशोधित करना चाहते हैं? मेमोरी प्रोटेक्शन को सक्रिय न करें। जादूगर क्षेत्र के नियमों के अनुकूल होने के लिए इसे बनाए रखें और संशोधित करें। मिल्टन चेनी ने अपने दिल में बुदबुदाया। अगले ही पल मिल्टन का दृष्टिकोण बदल गया और उसकी चेतना उसके आध्यात्मिक सागर में प्रकट हुई। एक हल्का पीला रत्न उसके आध्यात्मिक सागर के भीतर वास्तविकता में बदल गया। क्यूई साधना दूसरा चरण। अपने सामने हल्के पीले रंग के रत्न को देखते हुए मिल्टन अंदर से थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन से प्राप्त लाभ उसके द्वारा किए गए प्रयासों के अनुपात में नहीं थे। लगभग 400 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह केवल क्यूई साधना के 2 स्तरों के चरण में था, जो कि लेवल 2 जादूगर के दायरे के बराबर था। इसके अलावा उसके पास इस पारलौकिक मार्ग पर अपने दुश्मनों का सामना करने का कोई तरीका नहीं था, जो मिल्टन के लिए पूरी तरह से बेकार था। हालांकि उसने केवल एक बार इस पुनर्जन्म की दुनिया में जाने की योजना नहीं बनाई थी। वह अगले पुनर्जन्म सिमुलेशन में भी इस दुनिया में पुनर्जन्म लेना चाहेगा। उसने सोचा कि क्या उसकी योजनाएं तब काम आ सकती हैं। इसलिए मिल्टन ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और उसकी चेतना आध्यात्मिक सागर से निकल गई। वास्तव में मिल्टन खड़ा नहीं हुआ, बल्कि ध्यान तकनीक की साधना जारी रखने का विकल्प चुना। लेकिन अगले ही पल उसकी सत्य की पुस्तक थोड़ी कांप उठी। मैं इसे कैसे भूल सकता था? मिल्टन की स्मृति पाठ सिमुलेशन के दौरान की याद को याद करने पर उभरी। अगले ही पल ध्यान मार्गों के साथ ध्यान तकनीक की साधना जारी रखने के बजाय उसने अपने आध्यात्मिक सागर के भीतर अपने जादुई निर्माण को सक्रिय कर दिया। उसके बगल में एक स्थानिक द्वार दिखाई दिया। मिल्टन ने दरवाजे में कदम रखा और उस स्थान से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह शून्य स्थान में था। शून्य स्थान में बैन था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही बैन ने मिल्टन को देखा, उसने कहा, जादूगर क्षेत्र खूनी सागर क्षेत्र के खिलाफ अपने तीसरे खोजपूर्ण जवाबी हमले की योजना बना रहा है। इस बार मेरे गुरु भी भाग लेंगे। इस बार कोई खतरा नहीं होगा। आप साथ में आकर देख सकते हैं। बैन के बोलने के बाद मिल्टन ने सिर हिलाया। जरूर गुरु। इस बार वाकई कोई खतरा नहीं था। आखिरकार उसने टेक्स्ट सिमुलेशन के दौरान एक बार इसका अनुभव किया था और उसे इसकी याद भी थी।
मिल्टन के सतर्क स्वभाव को देखते हुए अगर कोई जोखिम होता तो वह नहीं जाता। तो चलो चलते हैं, बैन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाते हुए कहा, जो उसे और मिल्टन दोनों को घेरे हुए थी। शून्य में लहरें उठने लगी और दोनों शून्य में गायब हो गए। गुरु गुरु के लिए यह पुकार मिल्टन की नहीं बल्कि बैन की थी। बैन और मिल्टन को देखकर लैन ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराए। छोटा लड़का भी यहाँ है। ऐसा लग रहा था कि लैन अच्छे मूड में है क्योंकि उसने टिप्पणी की थी। अगले ही पल लैन के सामने एक छोटी लकड़ी की नाव दिखाई दी। लैन की ओर से कोई भी प्रत्यक्ष कार्रवाई किए बिना नाव धीरे धीरे बड़ी होने लगी जब तक कि वह 3 लोगों के बैठने लायक नहीं हो गई। रियल्म बोट, एक असली लेवल 5 मैजिक डिवाइस। लैन ने इशारा किया और वे तीनों रियल्म बोट पर बैठ गए। लेवल 5 के जादूगर दुनिया के मार्ग का उपयोग किए बिना अपने भौतिक शरीर के साथ अकेले दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं। एक सफ़ेद रोशनी रियल्म बोट को घेर लेती है और ये दायरे से परे शून्य में गायब हो जाती है। खूनी समुद्र दायरे के बाहर शून्य के भीतर रियल्म बोट ने शून्य में एक छेद किया और उसमें से निकल गई। लैन ने अपना हाथ हिलाया और रियल्म बोट सिकुड़ने लगी और अंततः अपने आध्यात्मिक समुद्र में वापस आ गई। जिस क्षण मिल्टन आया उसने सहज रूप से शून्य के पर्यावरणीय परिवेश को देखा। ये खूनी समुद्र दायरे के बाहर शून्य है। लैन की आवाज़ धीमी आवाज़ में बोली। मिल्टन ने अपनी नज़र आगे की ओर घुमाई। लाल रंग का एक हल्का निशान देखा लेकिन ये स्पष्ट नहीं था। लैन की आध्यात्मिक शक्ति की थोड़ी सी हरकत के साथ मिल्टन और बैन के सामने एक प्रकाश स्क्रीन उभरी। इस प्रकाश स्क्रीन को देखकर मिल्टन की आंखें चमक उठीं। उसने इस प्रक्षेपण स्क्रीन को पहले भी वास्तविक दुनिया में देखा था जब वह पहली बार लैन से मिला था और उस पर आतिशबाजी का प्रदर्शन देखा था। अगले ही पल स्क्रीन लाल हो गई। एक एक करके स्क्रीन पर खून के पूल दिखाई दिए जो मिल्टन के दृष्टि क्षेत्र में दिखाई दिए। क्या ये है? मानो मिल्टन के अनुमान की पुष्टि हो रही हो। प्रकाश स्क्रीन पर दिखाए गए रक्त के पूल हिलने लगे जैसे कि उन्हें परेशान किया जा रहा हो और फिर धीरे धीरे ढह गए। मिल्टन ने पूल के ढहने के बाद अनगिनत रक्त वंशजों को शून्य में बदलते देखा। जब तक प्रकाश स्क्रीन पर सभी रक्त के पूल पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गए तब तक उस पर दृश्य फिर से नहीं बदला और कई और रक्त के पूल दिखाई दिए। एक पल बाद ये रक्त के पूल उसी तरह ढहने लगे। ये हास्यास्पद है। लैन स्पष्ट रूप से खूनी समुद्र क्षेत्र के बाहर शून्य में था लेकिन वह खूनी समुद्र क्षेत्र के भीतर रक्त के पूल को नष्ट करने में सक्षम था। उनके बीच की दूरी अथाह है। यह आ रहा है। जब ये सारे खून के पूल ढह गए तो लैन ने धीरे से हंस दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया शून्य में लहरें उठने लगीं। पलक झपकते ही मिल्टन ने खुद को एक अलग जगह के अंदर पाया। वह लैन को स्पष्ट रूप से देख सकता था लेकिन ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह अनगिनत दूरियों से अलग हो गया हो। दूर से दिखाई दे रहा है लेकिन निकटता में दूर है, वाक्यांश ने स्थिति का सटीक वर्णन किया। यह मेरे गुरु का टाइम स्पेस गैप एरिया है जहां आप किसी भी बाहरी कारक से प्रभावित नहीं होंगे। बैन की आवाज़ मिल्टन के दिमाग में गूंज उठी। मिल्टन ने अवचेतन रूप से जवाब में सिर हिलाया। टाइम स्पेस गैप एरिया, यही इस जगह का नाम था। अध्याय 233 150 खूनी समुद्री क्षेत्र और क्षेत्र से परे शून्य और शून्य क्षेत्र पत्थर सदस्यता की तलाश _2। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी पहले भी एक टेक्स्ट सिमुलेशन में यहाँ आ चुके थे इसलिए उन्हें कोई अन्य भावनाएं महसूस नहीं हुईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी नज़र हमेशा लैन की स्थिति पर केंद्रित थी। इस समय लैन से कुछ ही दूरी पर एक रक्तवंशज खड़ा था। एक स्तर 5 रक्तवंशज। अगले ही पल लगभग तुरंत रक्तवंशज ने हमला कर दिया। शून्य हिंसक रूप से कांपने लगा और रक्तवंशज के पीछे एक विशाल रक्तपूल दिखाई दिया। ये जादूगर क्षेत्र नहीं था बल्कि बाहर का खूनी समुद्री क्षेत्र था। रक्तवंशजों को स्वाभाविक रूप से यहाँ लाभ था। हालांकि ये देखकर लैन की अभिव्यक्ति नहीं बदली और वह अभी भी उदासीनता से मुस्कुराया। मुस्कान में उपहास का संकेत लग रहा था। बूम! आध्यात्मिक शक्ति एक तूफान में बदल गई जिसने शून्य को बहा दिया। एक बार असाधारण रूप से शांत शून्य धीरे धीरे बहने लगा। एक जादुई उपकरण जो तराजू के समान था लैन के सामने उभरा और आध्यात्मिक शक्ति का तूफान उसमें समा गया। तराजू थोड़ा कांप उठा और फिर तराजू का एक किनारा तुरंत झुक गया। 5वीं अंगूठी जादुई उपकरण जादू स्थान समय विनिमय। ये गुरु का जीवनदायी जादुई उपकरण है। अंतरिक्ष समय संतुलन। समय स्थान अंतराल क्षेत्र के भीतर, बैन ने मिल्टन चेनी को समझाया। मिल्टन चेनी ने कुछ नहीं कहा। उनकी निगाहें युद्ध के मैदान पर टिकी हुई थी जो उनके ठीक सामने था। लगभग उसी क्षण जब तराजू उभरा, रक्तवंशज का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। रक्तवंशज को उम्मीद नहीं थी कि लैन तुरंत इतना शक्तिशाली हमला करेगा। जिस क्षण रक्तवंशज गायब हुआ, लैन के सिर के ऊपर एक विशाल घंटी दिखाई दी। डोंग! उद्धरण चिन्ह।
घंटी बजी, उसकी आवाज़ यहाँ शून्य में गूंजी। थोड़ी देर बाद घंटी की आवाज़ गायब हो गई और शून्य शांत हो गया। मिल्टन चेनी की दृष्टि धुंधली हो गई और उसका शरीर समय स्थान अंतराल क्षेत्र से निकलकर खूनी समुद्र क्षेत्र से परे शून्य में फिर से प्रकट हुआ। क्या वह स्तर 5 रक्त वंशज अभी मर गया है? जब मिल्टन चेनी ने बात की तो लैन ने अपना सिर हिलाया। वह नहीं मरा, उसका जीवन रक्त पूल यहाँ नहीं था। हालांकि मैंने उसके रक्त पूल का 1/3 हिस्सा निकाल दिया। वह 100 साल में भी इसे वापस नहीं पा सकेगा। लैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह वास्तव में बच गया। एक स्तर 5 रक्त वंशज इतनी आसानी से नहीं मरता। अगले ही पल लैन की आध्यात्मिक शक्ति चली गई और सभी जादुई उपकरण उसके आध्यात्मिक समुद्र में वापस आ गए। लैन ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया, अपनी नज़र एक निश्चित स्थान की ओर निर्देशित की। थोड़ी देर बाद जिस ओर लैन की निगाह गई, शून्य में हल्की चमक दिखाई दी और अचानक एक दरार दिखाई दी। मिल्टन चेनी का दिल दहल गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके गुरु और पुश्तैनी गुरु प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। उन्हें खतरे में नहीं होना चाहिए और यह कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। दरार धीरे धीरे बढ़ती गई और यहाँ शून्य में एक आकृति दिखाई दी। यह कोई खून का वंशज नहीं था। मिल्टन चेनी ने अपनी नज़र उस आकृति पर घुमाई जो अचानक दिखाई दी थी। आकृति अस्पष्ट रूप से परिचित लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे और उसके द्वारा पहने गए पीले लबादे को स्पष्ट रूप से देखने के बाद मिल्टन चेनी स्वाभाविक रूप से समझ गए। मुलेन, उस आदमी को देखकर लैन ने हंसते हुए अभिवादन किया। लैन, मुलेन, जिसने स्वाभाविक रूप से शून्य में 3 लोगों को देखा, उसने भी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन किया। शुद्ध पीले टॉवर का टॉवर मास्टर, रियल स्तरीय विजार्ड संगठन का संचालक, पारंपरिक विजार्ड पद का स्तर 5 का विजार्ड। मुलेन ने केवल अभिवादन किया और अगले ही पल उसकी आध्यात्मिक शक्ति टिमटिमा उठी। उसका शरीर खूनी सागर क्षेत्र की दरार को पार कर गया, यहाँ बाहर शून्य में गायब हो गया। ये स्थान खूनी सागर क्षेत्र से परे शून्य होने के अलावा खूनी सागर क्षेत्र की दरारों में से एक के बाहर भी था। यानी अगर कोई खूनी सागर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था तो यह प्रवेश द्वारों में से एक था। गुरु, शुद्ध पीले टॉवर के टॉवर मास्टर मुलेन यहाँ क्यों दिखाई देंगे और व्यक्तिगत रूप से खूनी सागर क्षेत्र की यात्रा क्यों करेंगे? बैन ने कुछ उलझन में पूछा। हालांकि मुलेन भी एक स्तर 5 जादूगर था, लेकिन स्तर 6 जादूगर बनने की उसकी निकटता स्पष्ट थी। खूनी सागर क्षेत्र पर जादूगर क्षेत्र द्वारा जवाबी हमला सिर्फ अस्थायी था। सैद्धांतिक रूप से ऐसी इकाई यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। आखिरकार वास्तविक अंतर क्षेत्र युद्ध अभी तक शुरू नहीं हुआ था। खूनी सागर क्षेत्र में सीधे प्रवेश करना बहुत जोखिम भरा था। अगर यह पिशाच पूर्वजों को हमला करने के लिए उकसाता है तो नुकसान लाभ से अधिक होगा। इसलिए बैन कुछ हद तक समझ नहीं पाया। ये बहुत जोखिम भरा लग रहा था। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि खूनी सागर क्षेत्र में कुछ ऐसा है जो उसे लुभाता है, कुछ ऐसा जो उसे प्राप्त करना ही चाहिए। लैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर बैन ने जिज्ञासा से पूछा, यह क्या है? शून्य क्षेत्र पत्थर। जैसे ही शब्द निकले बैन चौंक गया। यहाँ तक कि बगल में बैठे मिल्टन चेनी को भी अचानक अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। एक बदलाव हुआ था। टेक्स्ट सिमुलेशन में लैन ने यह नहीं कहा था, न ही उसने शून्य क्षेत्र पत्थर का उल्लेख किया था। शून्य क्षेत्र पत्थर का उपयोग शून्य क्षेत्र की स्थापना के लिए किया गया था। ये वस्तु निम्न स्तरीय जादूगरों या अन्य जादूगर पथों की खेती करने वाले जादूगरों के लिए किसी काम की नहीं थी, लेकिन लेवल 5 के जादूगरों के लिए, पारंपरिक स्पिरिट सिस्टम जादूगरों के लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा था। आप कह सकते हैं कि हर लेवल 5 जादूगर इसे चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक समुद्र के भीतर शून्य क्षेत्र स्थापित करने के लिए शून्य क्षेत्र के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता था। और लेवल 6 स्पिरिट सिस्टम जादूगर का दूसरा नाम था शून्य क्षेत्र जादूगर। खूनी समुद्र क्षेत्र शून्य क्षेत्र के पत्थरों को कैसे प्राप्त कर सकता है? बैन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे सामान्य हो गई क्योंकि उसने आश्चर्य से पूछा। शून्य क्षेत्र के पत्थर शून्य के उत्पाद थे। जादूगर क्षेत्र के पास भी कोई नहीं था, फिर भी खूनी समुद्र क्षेत्र के पास था। लैन ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय अपने शरीर को फिर से सूक्ष्मता से स्थानांतरित किया, अपनी नज़र को दूसरे स्थान पर निर्देशित किया। लगभग उसी क्षण जब उसकी नज़र बदली, वह शून्य जहां उसकी नज़र टिकी हुई थी एक बार फिर से मंदरूप से लहरदार होने लगा। एक और, मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। वास्तव में वास्तविकता और अनुकरण के बीच महत्वपूर्ण अंतर थे। मिल्टन चेनी पहले से ही इसके आदी हो चुके थे, इसलिए उनमें कोई असामान्यता नहीं दिखी। अध्याय 234 150 खूनी समुद्री क्षेत्र और क्षेत्र से परे शून्य और शून्य क्षेत्र पत्थर सदस्यता की तलाश _3। अनुवादक 54,96,90,339। अगले ही क्षण शून्य में एक लहर उठी। ये थोड़ा कांपने लगा, जिससे इस क्षेत्र से परे शून्य में एक छायादार आकृति दिखाई देने लगी।
आकृति ने लैन और उसके साथियों को देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने लैन को सिर हिलाया, फिर आध्यात्मिक शक्ति से खुद को ढंक लिया और उस स्थान से गायब हो गया, खूनी समुद्री क्षेत्र में प्रवेश किया। ट्वाइलाइट कॉटेज का मास्टर आ गया है। छायादार आकृति के गायब होते ही बैन ने आश्चर्य से कहा। फिर भी जो होने वाला था उससे वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। एक जादूगर, 2, 3। इस संक्षिप्त क्षण के भीतर मिल्टन चेनी ने 6 लेवल 5 जादूगरों को शून्य में दिखाई देते हुए और फिर खूनी समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा। ये ध्यान देने योग्य है कि ये दरार खूनी समुद्री क्षेत्र की ओर ले जाने वाली दर्जनों दरारों में से सिर्फ एक थी। अगर कोई अन्य दरारों को ध्यान में रखता है तो क्या इसका मतलब यह है कि दर्जनों लेवल 5 जादूगर पहले ही खूनी समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे? क्या ये गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर की साजिश हो सकती है? उनकी योजना लेवल 5 के अधिकांश जादूगरों को खूनी समुद्री क्षेत्र में लुभाने की हो सकती है ताकि उन्हें अंदर ही फंसाया जा सके। अचानक मिल्टन चेनी ने अपने विचार धीरे से व्यक्त किए। ये स्थिति चेनी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। टेक्स्ट सिमुलेशन में लेवल 5 के जादूगरों के इतने बड़े पैमाने पर रक्ती समुद्री क्षेत्र की ओर आने का संकेत नहीं था। चेनी इस भावना से बाहर नहीं निकल पाई कि कुछ गड़बड़ है। चेनी के शब्दों को सुनने के बाद लैन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, वे खूनी समुद्री क्षेत्र की यात्रा करने का जोखिम नहीं उठाएंगे जब तक कि उन्हें सटीक जानकारी न मिल जाए। उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। चेनी के शब्द उस तक पहुंचते ही बैन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस समय खूनी समुद्री क्षेत्र में एक शून्य क्षेत्र पत्थर प्रकट हुआ है। भले ही हमारी दुनिया के किसी लेवल 5 के जादूगर ने वास्तव में शून्य क्षेत्र पत्थर प्राप्त कर लिया हो, लेकिन पत्थर का उपयोग करके लेवल 6 के जादूगर तक पहुंचने की प्रक्रिया में कम से कम 100 साल लगेंगे। क्या ये लेवल 5 का जादूगर इस समय अवधि में शून्य क्षेत्र पत्थर को पकड़ भी सकता है? बैन ने चुटकी ली। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मिल्टन चेनी को एक आभास हुआ। वह इस सिद्धांत को समझ गया कि जेड डिस्क का कब्जा मुसीबत लाता है। अब जादूगर के क्षेत्र और खूनी समुद्री क्षेत्र के बीच अंतर क्षेत्र युद्ध की पूर्व संध्या पर था। शून्य क्षेत्र पत्थर का अचानक प्रकट होना केवल यही मतलब हो सकता है कि वे जादूगर के क्षेत्र के उच्च वर्गों के बीच अव्यवस्था को भड़काना चाहते थे। एक जबरदस्त योजना, वह भी चतुराई से तैयार किया गया नहीं, लेकिन ऐसे समय में यह अप्रत्याशित रूप से उपयोगी था। ये तथ्य कि इसने इतने सारे लेवल 5 जादूगरों को आकर्षित किया, अकेले ही कथानक की सफलता को साबित कर दिया। जादूगरों को अपने हितों की सबसे अधिक चिंता होती है। आप इसे देख सकते हैं, तो ये लेवल 5 जादूगर इसे कैसे नहीं देख सकते? उन्हें बस परवाह नहीं है। जब तक जादूगर का क्षेत्र नष्ट नहीं हो जाता, तब तक लेवल 6 जादूगर बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। लैन ने हल्के से ठहाका लगाया, ऐसा लग रहा था कि वह बेफिक्र है। ये सुनकर बैन चुप हो गया और आगे कुछ नहीं बोला। दूसरी ओर चेनी को लगा कि उसके दिल में थोड़ी भावुकता आ रही है। गाजियंसी में इतना समय बिताने के बाद वह लगभग भूल गया था कि जादूगर वास्तव में किस तरह के लोग होते हैं। अंतर क्षेत्र युद्ध से क्या फर्क पड़ता है? जादूगर के क्षेत्र की मुख्य धुन ही हित है। अंतर क्षेत्रीय युद्ध की तुलना में इन स्तर 5 जादूगरों ने निस्संदेह शून्य क्षेत्र पत्थर को अधिक महत्वपूर्ण माना। क्या उन्हें डर नहीं है कि खूनी समुद्री क्षेत्र के पिशाच पूर्वज कार्रवाई करेंगे? चेनी ने चुप्पी तोड़ी, धीरे से पूछा। ये सुनकर लैन हंस पड़ी। नौजवान, तुम इन लेवल 5 जादूगरों को कम आंक रहे हो। इनमें से ज्यादातर जादूगर दायरे स्तर के जादूगर संगठनों के संचालक हैं, इसलिए अगर वैम्पायर पूर्वज वास्तव में कार्रवाई भी करते हैं तो वे अपनी जान नहीं खोएंगे। इसके अलावा लेवल 6 के जादूगर के लिए मौत क्या मायने रखती है? लैन ने जवाब दिया। अगले ही पल उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और चेनी के सामने एक प्रकाश स्क्रीन प्रकट हुई। विशाल प्रकाश स्क्रीन को कई छोटी स्क्रीन में विभाजित किया गया था। चेनी की नज़र तुरंत प्रकाश स्क्रीन पर गई। कई स्क्रीन कई व्यक्तियों से मेल खाती थीं। जैसे ही प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी, चेनी के पास करीब से देखने का समय नहीं था। उनमें से 6 अचानक प्रकाश के बिंदुओं में बदल गए। एक पल बाद अन्य 5 स्क्रीन प्रकाश में बिखर गईं। चेनी को स्क्रीन के भीतर आकृतियों को पहचानने का समय ही नहीं मिला, इससे पहले कि वे उसकी आंखों के सामने प्रकाश के बिंदुओं में विलीन हो जाएं। अमित्र बूढ़े, लैन ने अपना सिर हिलाया और टिप्पणी की। ये लेवल 5 के जादूगर स्वाभाविक रूप से जासूसी नहीं करना चाहते थे। जबकि 11 स्क्रीन प्रकाश में आ गई थीं, एक अपरिवर्तित रही चेनी और बैन के सामने तैरती रही। स्क्रीन के भीतर एक आकृति देखी जा सकती थी। ये मुलेन था। मुलेन को कुछ महसूस हुआ और उसने आसमान की ओर देखा। वह हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर स्थिर रहा। चेनी के दृष्टिकोण से मुलेन स्क्रीन की ओर सिर हिलाता हुआ प्रतीत हुआ। मुलेन काफी सम्मानजनक है, लैन ने चुटकी लेते हुए कहा। छोटे प्रकाश स्क्रीन को बड़ा करने के लिए अपना हाथ हिलाया ताकि चेनी और बैन बेहतर ढंग से देख सकें कि अंदर क्या चल रहा था। प्रकाश स्क्रीन के अंदर मुलेन की आकृति दिखाई देती रही और गायब हो गई।
आखिरकार वह एक विशाल रक्तपूल के सामने खड़ा हो गया। मुलेन रक्तपूल के पास स्थिर खड़ा था, जैसे कि किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। समय बीतता गया और जल्द ही मुलेन के बगल में कई आकृतियां दिखाई दीं। हालांकि प्रकाश स्क्रीन के परिप्रेक्ष्य से मुलेन के अलावा अन्य लोगों की पहचान धुंधली दिखाई दी, जैसे कि मोज़ेक द्वारा अस्पष्ट हो। बूम! अचानक इन आकृतियों से जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। रक्तलाल आकाश एक पल में सफेद रंग में रंगा हुआ लग रहा था। चेनी ने प्रकाश स्क्रीन को ध्यान से देखा, लेकिन अगले ही पल प्रकाश स्क्रीन के गायब होते ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। क्या हो रहा है? बस जब ये दिलचस्प हो रहा था, स्क्रीन खाली हो गई। कुछ ठीक नहीं है। क्या सुसमाचार मास्टर्स ऑर्डर वास्तव में कुछ खींचने की हिम्मत करता है? ऐसी चीज खूनी समुद्री क्षेत्र में कैसे दिखाई दी? लैन ने प्रकाश स्क्रीन को वापस खींच लिया। उसकी गहरी आंखों में कोई भावना नहीं थी। सत्य की पुस्तक उसके सामने तैर गई और एक संदेश तेजी से भेजा गया। चलो देखते हैं कि खूनी समुद्री क्षेत्र में क्या हो रहा है, लैन ने कहा, और अगले ही पल उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने स्पंदन किया और चेनी और बैन को घेर लिया। वे शून्य से गायब हो गए। होह, मैं खूनी समुद्री क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। चेनी को एक आंतरिक निराशा महसूस हुई, लेकिन उसका शरीर लैन की आध्यात्मिक शक्ति के सामने शक्तिहीन रहा। अगले ही पल उसकी दृष्टि बदल गई। उसके सामने की दुनिया एकदम खूनी लाल थी। चेनी की पुतलियां इस लाल रंग से भर गईं। खूनी समुद्री क्षेत्र, हम यहाँ हैं। अध्याय 235 151 बाहरी क्षेत्र की इच्छा। शैतान और अंतर क्षेत्र युद्ध 60 वर्ष पहले। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। जिस क्षण मिल्टन चेनी का शरीर खूनी सागर क्षेत्र में प्रकट हुआ, उसे लगा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति कुछ हद तक दबा दी गई है। यदि वह जादूगर क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का 100% उपयोग कर सकता था, तो वह यहाँ आध्यात्मिक सागर में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का केवल 80% ही उपयोग कर सकता था। दुनिया से दमन सामान्य था। खूनी सागर क्षेत्र के रक्त वंशज भी जादूगर क्षेत्र में दुनिया द्वारा सीमित थे। हालांकि मिल्टन ने इन चीजों के बारे में केवल किताबों में पढ़ा था और उन्हें पहली बार अनुभव करना एक अलग ही एहसास था। वास्तव में ये खूनी सागर क्षेत्र में उसका पहला अनुभव था। पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन में वह खूनी समुद्र क्षेत्र के शून्य युद्ध क्षेत्र का दौरा कर चुका था, लेकिन वह वास्तव में कभी खूनी समुद्र क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था। मिल्टन ने अपने आसपास के वातावरण का सहजता से अवलोकन किया। आसपास कोई रक्तपूल नहीं था और उनका स्थान एक खाली विस्तार था। लैन ने भी तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उसकी आंखों में कई रहस्यमय प्रतीक चमक रहे थे, जो किसी चीज की जांच कर रहे थे। गुरु, आपने क्या देखा? बैन ने पूछा। उसके स्वर में संदेह का एक संकेत था। वह भी ध्यान से प्रकाश स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। ये सुनने पर लैन ने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली में एक हरा पंख दिखाई दिया। एक हल्की हवा चली, पंख को उड़ा दिया और वह उसके हाथ से गायब हो गया। बाहरी राक्षसों की वासना, लैन ने धीमी आवाज में कहा। मिल्टन और बैन शायद कुछ चीजें नहीं देख पाए हों, लेकिन वह देख सकता था। उदाहरण के लिए, इन बाहरी राक्षसों की वासना। लैन की बातें सुनकर बैन का चेहरा थोड़ा बदल गया। खूनी समुद्री क्षेत्र बाहरी राक्षसों से जुड़ा था। ये कैसे संभव था? मिल्टन ने भी लैन की बातें सुनी, जिससे उसके भीतर कुछ हलचल हुई। क्या बाहरी राक्षसों के संकेत इतनी जल्दी खोजे जा चुके थे? नहीं, शायद बाहरी राक्षसों को सिमुलेशन में पहले ही खोज लिया गया था। सिर्फ इसलिए कि सिमुलेशन को उसके अपने नजरिए से देखा गया था, और चूंकि वह उस स्तर तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उसे सैकड़ों साल बाद ही पता चला। ये सिर्फ बाहरी राक्षसों की वासना का संकेत है, बाहरी राक्षसों का नहीं। हालांकि शून्य क्षेत्र पत्थर प्राप्त करना उतना आसान नहीं होगा जितना वे सोचते हैं। लैन ने टिप्पणी की। खूनी समुद्री क्षेत्र के लोग मूर्ख नहीं थे। वे कैसे तैयार नहीं हो सकते थे? यहां तक कि लेवल 5 के जादूगर के लिए भी खूनी सागर क्षेत्र में शून्य क्षेत्र पत्थर को सफलतापूर्वक प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होगा। लैन द्वारा अपनी टिप्पणी करने के बाद उसके आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिक शक्ति में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। उसके आध्यात्मिक सागर से एक डिस्क के आकार का जादुई उपकरण निकला और उसके सामने प्रकट हुआ। अगले ही पल ये गोलाकार जादुई उपकरण उन तीनों के ऊपर मंडरा गया। एक फीकी रोशनी उभरी और तीनों अपने मूल स्थान से गायब हो गए। जब मिल्टन चेनी फिर से प्रकट हुए, तो उन्होंने खुद को टाइम स्पेस गैप क्षेत्र में वापस पाया। उनके बगल में उनके गुरु बैन थे, लैन इस स्थान पर नहीं थे। गुरु, यह क्या है? मिल्टन ने कुछ उलझन के साथ शुरू किया। पैतृक गुरु उसे खूनी सागर क्षेत्र में ले गए, फिर उसे टाइम स्पेस गैप क्षेत्र में भेज दिया। मिल्टन को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि इसका क्या मतलब है, और इस समय वह कुछ हद तक भ्रमित था। हमारे पूर्वज गुरु शायद चाहते थे कि हम कुछ देखें। हालांकि बैन खुद बहुत स्पष्ट नहीं था, फिर भी उसने शांति से उत्तर दिया। क्या ऐसा है?
मिल्टन ने बिना कोई जवाब दिए अपने गुरु बैन की ओर देखा। उसे लग रहा था कि यह इतना आसान नहीं था। अगले ही पल मिल्टन की आंखों के सामने लैन की आकृति दिखाई दी। लैन बहुत करीब लग रहा था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से दूर। न केवल लैन, बल्कि इस स्थान पर मिल्टन कई लेवल 5 जादूगरों को भी देख सकता था जिन्हें उसने पहले देखा था। मिल्टन की आंखों में इन लेवल 5 जादूगरों की विशिष्ट उपस्थिति अस्पष्ट थी। हालांकि वे सभी एक अत्यधिक हिंसक आध्यात्मिक शक्ति से घिरे हुए थे। रक्तकुंड के ऊपर हिंसक आध्यात्मिक शक्ति की लड़ियां आकाश को परेशान कर रही थीं। मिल्टन की नज़र उस अंतरिक्ष में लेवल 5 जादूगरों पर टिकी हुई थी, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। बैन भी अंतरिक्ष के बाहर विशाल रक्तकुंड की दिशा में देख रहा था, चुप रहा। अगले ही पल रक्तकुंड से अचानक एक ग्रे रत्न निकला। लेकिन जैसे ही ग्रे रत्न निकला, वह तुरंत गायब हो गया। ये सब एक पल में हुआ। मिल्टन को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। उसने मुश्किल से एक भूरे रंग के रत्न की झलक देखी थी और फिर वह उसकी नज़रों से ओझल हो गया। मिल्टन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये वह नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। लेवल 5 के जादूगरों के बीच लड़ाई कहाँ थी? या लेवल 5 के जादूगरों और लेवल 5 के रक्तवंशजों के बीच लड़ाई? ये बस ऐसे ही खत्म हो गया। आखिर में किस जादूगर को शून्य क्षेत्र का पत्थर मिला? मिल्टन इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसने बहुत ध्यान से देखा था, लेकिन चाल चलने वाले व्यक्ति की गति निश्चित रूप से उसकी शारीरिक दृष्टि की पहुंच से परे थी। बैन भी हैरान लग रहा था। जाहिर है उसे भी शून्य क्षेत्र के पत्थर पर विवाद इतनी जल्दी खत्म होने की उम्मीद नहीं थी। अगले ही पल मिल्टन के आसपास का माहौल बदल गया। उसका शरीर अंतरिक्ष से निकल गया और खूनी समुद्री क्षेत्र के दायरे से परे शून्य में फिर से प्रकट हुआ। मिल्टन और बैन को देखकर लैन ने कुछ नहीं कहा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। ये पहली बार था जब मिल्टन ने लैन को इस तरह देखा था। एक लेवल 5 जादूगर गंभीर दिख रहा था। हालांकि मिल्टन को नहीं पता था कि आखिर में क्या हुआ था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि कुछ बड़ी घटना हुई होगी। सिर्फ मिल्टन ही नहीं, ये पहली बार था जब बैन ने अपने गुरु को इतना गंभीर देखा था। लैन की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और रियल्म बोर्ड तुरंत उनके सामने आ गई। अध्याय 236 151 बाहरी क्षेत्र की इच्छा। शैतान और अंतर क्षेत्र युद्ध 60 साल पहले। कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। जादूगर क्षेत्र के भीतर, क्षेत्र से परे शून्य में। आप दोनों को पहले गाजियन सागर में वापस जाना चाहिए। एक स्तर 6 जादूगर ने खूनी सागर क्षेत्र में अपना कदम रखा है, लैन ने कहा। अब उसकी गंभीर अभिव्यक्ति गायब हो गई है। शून्य क्षेत्र पत्थर के लिए संघर्ष में वास्तव में जादूगर क्षेत्र से एक स्तर 6 जादूगर शामिल था। ये कुछ हद तक असामान्य था। खूनी सागर क्षेत्र में क्षेत्रों में दिखाई देने वाला एक स्तर 6 जादूगर निस्संदेह खूनी सागर क्षेत्र की निचली रेखा को छुएगा। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक होती हैं तो यह अंतर क्षेत्र युद्ध जो 2 क्षेत्रों में फैल रहा है, उसे योजना से पहले शुरू होना चाहिए। विजात दायरे से लेवल 6 जादूगर इस बिंदु पर जल्दबाजी में काम नहीं करेगा, इसलिए परिणाम स्पष्ट है। शून्य क्षेत्र पत्थर के लिए यह तथाकथित संघर्ष केवल गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर की एक योजना है। कोई प्रत्यक्ष योजना नहीं, लेकिन साजिश और प्रत्यक्ष पैंतरेबाजी का एक संयोजन। शून्य क्षेत्र पत्थर वास्तविक है। ये वास्तव में खूनी सागर क्षेत्र के भीतर दिखाई दिया। हालांकि शुरू से अंत तक गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर ने कभी भी विजात दायरे से इन लेवल 5 जादूगरों को शून्य क्षेत्र पत्थर हासिल करने की अनुमति नहीं दी। साथ ही उन्होंने खूनी सागर क्षेत्र को समय से पहले विजात दायरे के साथ एक अंतर क्षेत्र युद्ध शुरू करने का एक कारण प्रदान किया। इस चरण तक विकसित होने वाली चीजों के साथ यह अब केवल जादूगरों और रक्तवंशजों के बारे में नहीं है, बल्कि खूनी सागर क्षेत्र और विजार्ड क्षेत्र के बीच युद्ध है। बर्नार्ड ने सिर हिलाया। सत्य की पुस्तक उभरी, उसे और मिल्टन चेनी को ढांकते हुए, और दोनों उस स्थान से गायब हो गए। लैन की निगाह उस स्थान पर नहीं टिकी जहां से वे दोनों चले गए थे। थोड़ी देर बाद उसके बगल में एक युवक दिखाई दिया। गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर के उस सदस्य ने पहली इच्छा को मुक्त कर दिया है, लैन बोला। उसकी गहरी निगाह शून्य की गहराई में देख रही थी। युवक का चेहरा अपरिवर्तित रहा। जो आना तय है वह आएगा। जादूगर क्षेत्र बहुत लंबे समय से बहुत शांत है। ये खूनी समुद्री क्षेत्र के लिए बस एक अफसोस की बात है, युवक ने धीरे से कहा। उन दोनों के सामने एक गोलाकार प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी। प्रकाश स्क्रीन के भीतर एक काले वस्त्र में एक बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, जो अनगिनत तथाकथित शून्य क्षेत्र के पत्थरों से घिरा हुआ था। एक स्तर 8 जादूगर, यकीन नहीं होता कि यह इसके लायक है या नहीं, युवक ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में भावुकता का संकेत था। अगले ही पल उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसके सामने एक बड़ा हाथ बनाया जो हल्के से शून्य को छू रहा था। धमाका! शून्य की गहराई से एक बहुत बड़ी आवाज निकली। इस क्षण जादूगर दायरे के शून्य का पहला युद्ध क्षेत्र खुल गया।
जिसने अंतरिक्षेत्र युद्ध की शुरुआत की वह खूनी समुद्री क्षेत्र था, लेकिन सबसे पहले चाल चलने वाला जादूगर क्षेत्र था। और वह जादूगर जिसने इस पहले शून्य युद्ध क्षेत्र को खोला वह गाजियन सागर का कर्णधार था, एक लेवल 7 जादूगर मंसूर हॉल। अंतरिक्षेत्र युद्ध शुरू हो गया है। अंतरिक्षेत्र युद्ध शुरू हो गया है। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन में वापस आकर मिल्टन चेनी ने अपने मन में आवाज सुनी और तुरंत यह विचार आया। चेनी की आंखों में गुरुत्वाकर्षण की भावना चमक उठी। चेनी के सिमुलेशन में यह अंतरिक्षेत्र युद्ध अब से 60 साल बाद शुरू होना था। हालांकि वास्तव में अंतरिक्षेत्र युद्ध अब शुरू हुआ है। ये 60 साल आगे बढ़ गया है। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। चेनी ने शुरू में सोचा था कि अंतरिक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले वह कम से कम लेवल 4 का जादूगर बन जाएगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अंतरिक्षेत्र युद्ध इतनी जल्दी आ जाएगा। हालांकि इसमें अभी उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अंतरिक्षेत्र युद्ध आगे बढ़ता गया, अधिक से अधिक व्यक्ति प्रभावित होते गए। इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत थी, अधिमानतः एक वास्तविक स्तर 4 जादूगर बनना। सत्य की पुस्तक में उसके गुरु बर्नार्ड ने उसे कई संदेश भेजे थे। चेनी ने उन सभी की जांच की, फिर अपने शरीर को हिलाते हुए वह ध्यान कक्ष में प्रकट हुआ। क्रॉस लेग चेनी ने अपने नियोजित साधना मार्ग का अनुसरण करते हुए ध्यान तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस अंतरिक्षेत्र युद्ध के अचानक आने से जादूगर क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस अंतरिक्षेत्र युद्ध में क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन के अलावा अन्य सभी स्तर 2 और उच्च जादूगरों को युद्ध में भाग लेना आवश्यक था। कई लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था, लेकिन अगले ही पल उनके शरीर पहले से ही शून्य युद्ध के मैदान में थे। हालांकि चेनी का इस अंतरिक्षेत्र युद्ध क्षेत्र के शुरुआती चरण से ज्यादा लेना देना नहीं था। वह अभी भी कुछ समय के लिए शांतिपूर्वक साधना कर सकता था, और यह समय अवधि उसकी अंतिम शांतिपूर्ण साधना अवधि होगी। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन के ध्यान कक्ष में चेनी ने सिम्युलेटर की हल्की नीली पारदर्शी स्क्रीन को बुलाया। फिर उसने अपनी नज़र स्क्रीन पर टेक्स्ट सिमुलेशन कॉलम पर घुमाई। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट L। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? हाँ, चेनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे टेक्स्ट सिमुलेशन को सक्रिय कर दिया। हल्के नीले रंग की स्क्रीन पर काले शब्द दिखाई देने लगे। 32 साल पुराना खूनी समुद्री क्षेत्र और जादूगर क्षेत्र के बीच अंतरिक्षेत्र युद्ध छिड़ गया। युद्ध तुरंत 18 शून्य युद्ध क्षेत्रों में फैल गया। आप गाजियन सागर में चुपचाप ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं और युद्ध में शामिल नहीं होते हैं। 33 वर्ष की आयु, आप विजात दायरे में चौथे युद्ध क्षेत्र की यात्रा करते हैं। आप इस युद्ध क्षेत्र में कई बार खूनी सागर दायरे के रक्त वंशजों के साथ युद्ध करते हैं, अंततः मिशन पूरा करते हैं और चौथे युद्ध क्षेत्र से गाजियन सागर में वापस आते हैं। 82 वर्ष की आयु, आप ध्यान का अभ्यास करते हैं और विजात दायरे के ब्लू थॉट प्लेन की यात्रा करते हैं। 50 वर्ष की आयु, खूनी सागर दायरे का 7वां युद्ध क्षेत्र नष्ट हो जाता है। आप रक्त वंशज कणों को इकट्ठा करने के लिए खूनी सागर दायरे के शून्य युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। 199 वर्ष की आयु, खूनी सागर दायरे का 9वां युद्ध नष्ट हो जाता है। आप 9वां युद्ध क्षेत्र छोड़कर गाजियन सागर में वापस आ जाते हैं। 199 वर्ष की आयु, विजात दायरे का 6ठा युद्ध क्षेत्र नष्ट हो जाता है। दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध एक गर्म चरण में प्रवेश करता है। खूनी सागर क्षेत्र का पिशाच पूर्वज नियमों को तोड़ता है और जादूगर क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिससे जादूगर क्षेत्र पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। अध्याय 237 151 बाहरी क्षेत्र की इच्छा। शैतान और अंतर क्षेत्र युद्ध 60 वर्ष पहले। कृपया सदस्यता लें _3। अनुवादक 54,96,90,339। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपना पुरस्कार चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। आप स्मृति के 3 ब्लॉक बनाए रखना चुन सकते हैं। क्षेत्र बनाए रखें। मिल्टन चेनी ने अपने दिल में कल्पना की, अपने क्षेत्र को बनाए रखने का विकल्प चुना। रक्तरेखा की लहरें शांत थीं और उसके आध्यात्मिक सागर के थोड़ा कांपने के बाद वह शांति में लौट आया। 33, 34, 35 की उम्र की यादों को बनाए रखें। मिल्टन चेनी ने उन 3 वर्षों के लिए यादों को बनाए रखने का विकल्प चुनते हुए आदेश दिया। अंतरिक्षेत्र युद्ध की शुरुआत के बाद उन्होंने अपने पार्ट सिमुलेशन के दौरान केवल 1 वर्ष गाजियन सागर में बिताया। यह मिल्टन चेनी के अवचेतन से प्रभावित था। एक बार जब वह पार्ट सिमुलेशन से यादों को बनाए रख सकता था, तो मिल्टन चेनी के पास सिमुलेशन में अपने समय के दौरान बहुत अधिक नियंत्रण था। ध्यान तकनीक का अभ्यास ढीला नहीं पड़ सकता है, लेकिन यही बात भविष्य की खोज पर भी लागू होती है। अगले ही पल मिल्टन चेनी के दिमाग में 3 अजीब यादें फिर से उभर आईं। एक पल बाद मिल्टन चेनी ने इन 3 अजीब यादों को पचा लिया और फिर अपने सामने हल्के नीले रंग की रोशनी वाली स्क्रीन को छिपा दिया।
प्रकाश स्क्रीन को छिपाने के बाद मिल्टन चेनी उठे और ध्यान कक्ष से बाहर नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने ध्यान मार्गों को प्रसारित करना और ध्यान तकनीक का अभ्यास करना जारी रखना चुना। अब उनके लिए यहाँ से चले जाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतरक्षेत्र युद्ध उनके एक स्तर 3 जादूगर से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए उन्हें जो करने की जरूरत है वह है साधना के लिए हर पल को जब्त करना। समय स्थिर नहीं रहता, समय के गियर हमेशा चलते रहते हैं, और पलक झपकते ही 3 महीने और बीत गए। ध्यान कक्ष में मिल्टन चेनी ने एक बार फिर अपनी ध्यान तकनीक का अभ्यास रोक दिया। उसके सामने फिर से फीकी नीली रोशनी वाली स्क्रीन दिखाई दी। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट 1। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? हाँ। 32 साल की उम्र में अंतरक्षेत्र युद्ध छिड़ जाता है। आप बिना रुके ध्यान तकनीक का अभ्यास करते हैं और आपने गाजियन सागर नहीं छोड़ा है, इसलिए आप युद्ध में शामिल नहीं थे। 33 साल की उम्र में आप गाजियन सागर को छोड़े बिना ध्यान तकनीक का अभ्यास करते हैं। सीमा पार युद्ध ने आपको प्रभावित नहीं किया है। 45 वर्ष की आयु में आप द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन के ध्यान कक्ष में ध्यान तकनीक का अभ्यास करते रहते हैं और आपने अंतिम समय सीमा के भीतर गाजियन सागर से मिशन स्वीकार किए हैं। 47 वर्ष की आयु में आप मिशन पूरा करके वापस आते हैं और ध्यान तकनीक का अभ्यास करते रहते हैं, बाहरी दुनिया की हर चीज से अप्रभावित रहते हैं। आपका लगभग सारा समय ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में व्यतीत होता है। 52 वर्ष की आयु में अंतरक्षेत्र युद्ध तेज हो जाता है, गाजियन सागर भी इसमें शामिल हो जाता है। आप गाजियन सागर छोड़कर विजार्ड क्षेत्र के 8वें युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं। 252 वर्ष की आयु में खूनी सागर के 4 युद्ध क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं और विजार्ड क्षेत्र के 2 युद्ध क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। अंतरक्षेत्र युद्ध तीव्र चरण में प्रवेश करता है। दोनों पक्षों से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। 261 वर्ष की आयु में आप अंतरक्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र को छोड़कर ध्यान तकनीक अभ्यास के लिए संरक्षक सागर में वापस लौटते हैं। 372 वर्ष की आयु में विजार्ड क्षेत्र का दूसरा युद्ध क्षेत्र खूनी सागर क्षेत्र से पिशाच पूर्वज द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। आप दुर्भाग्य से वहां थे और आप मर गए। सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। आप स्मृति के 3 ब्लॉक बनाए रखना चुन सकते हैं। क्षेत्र को बनाए रखें। मिल्टन चेनी ने संकोच नहीं किया और एक बार फिर अपने क्षेत्र को बनाए रखने का फैसला किया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति में हलचल हुई, उनका आध्यात्मिक क्षेत्र मजबूत हुआ और फिर अंततः स्थिर हो गया। मिल्टन चेनी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति में सुधार महसूस करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और फिर अपने सामने हल्के नीले रंग की पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन को छिपा दिया। इस पार्ट सिमुलेशन में मिल्टन चेनी ने अब और भटकना नहीं चुना, बल्कि ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के साथ बने रहने का फैसला किया। जब तक वह 45 वर्ष के नहीं हो गए, तब तक उन्होंने अंतरक्षेत्र युद्ध के मैदान के लिए गाजियन सागर को नहीं छोड़ा। इसका वर्णन करने के लिए एक वाक्य है कि जितना अधिक समय तक वह टिक सकता था, उतना ही अधिक समय तक वह गाजियन सागर में रहता था। कहने की जरूरत नहीं है कि गाजियन सागर में शामिल होना उसके लिए सही था। यदि गाजियन सागर से कोई सुरक्षा नहीं होती, तो वह अंतरक्षेत्र युद्ध के मैदान में बिल्कुल तोप का चारा होता। 359, 370 और 351 वर्ष की आयु की यादों को संजोकर रखें। इस पाठ अनुकरण के दौरान उन्होंने अपना अधिकांश समय ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में बिताया, इसलिए अधिकांश यादें बेकार थीं। इस प्रकार मिल्टन चेनी ने पाठ अनुकरण में अपने पिछले 3 वर्षों की यादों को संजोकर रखने का विकल्प चुना। अगले ही क्षण मिल्टन चेनी के मन में 3 अज्ञात यादें उभर आईं। यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी ने अपनी ध्यान तकनीक जारी नहीं रखी, बल्कि खड़े हो गए और अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। सत्य की पुस्तक मिल्टन चेनी के सामने तैरने लगी। इन 3 महीनों में उनके गुरु बर्नार्ड ने उन्हें कई संदेश भेजे थे। मिल्टन चेनी ने उन्हें जांचा। वे सभी अंतरक्षेत्र युद्ध में ध्यान देने योग्य बातों के बारे में थे। गुरु बर्नार्ड भी नहीं चाहते थे कि वह इतनी जल्दी अंतरक्षेत्र युद्ध में भाग लें। संदेशों की जांच करने के बाद मिल्टन चेनी ने सत्य की पुस्तक को अपने आध्यात्मिक सागर में वापस डाल दिया। फिर वह ध्यान कक्ष में क्रॉस लेग करके बैठ गया और फिर से ध्यान तकनीक का अभ्यास करने लगा। समय उड़ता है। 3 महीने, 6 महीने, पलक झपकते ही 6 महीने बीत गए। अंतरक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक एक पूरा साल हो चुका था। इस वर्ष के दौरान मिल्टन चेनी गाजियन सागर में रहे थे। कोई कह सकता है कि वे पूरे समय साउंड्स ऑफ सी पवेलियन के ध्यान कक्ष में रहे थे। ध्यान कक्ष के अंदर मिल्टन चेनी अपने सामने की धुंधली नीली रोशनी वाली स्क्रीन को घूरते रहे। उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट 1। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? हाँ। सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना पुरस्कार चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। आप स्मृति के 3 ब्लॉक बनाए रखना चुन सकते हैं। क्षेत्र बनाए रखें। 35, 36 और 37 साल की उम्र में यादों को बनाए रखें।
क्षेत्र और स्मृति के 3 ब्लॉकों को बनाए रखने का चयन करने के बाद मिल्टन चेनी को अपनी आध्यात्मिक शक्ति में फिर से महत्वपूर्ण परिवर्तन महसूस हुआ। स्मृतियों के 3 ब्लॉकों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी ने तुरंत हल्के नीले रंग की पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन को नहीं छिपाया। इसके बजाय उन्होंने अपनी नज़र को थोड़ा नीचे कर लिया। सच्चे शरीर सिमुलेशन की गिनती 1। पुनर्जन्म सिमुलेशन की गिनती 1। क्या आप सच्चे शरीर सिमुलेशन को शुरू करना चाहते हैं? क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन को शुरू करना चाहते हैं? हाँ, 1 साल बीत जाता है, पुनर्जन्म और सच्चे शरीर सिमुलेशन दोनों जमा हो जाते हैं। मिल्टन चेनी ने पहले पुनर्जन्म सिमुलेशन का उपयोग करने का फैसला किया। ये 2 सिमुलेशन इस अंतरक्षेत्र युद्ध के शुरुआती चरण में उनकी निर्भरता थे। वह दुनिया जिसे वह पुनर्जन्म के लिए चुनना चाहता था वह खेती का क्षेत्र था जहां उसने पहले पुनर्जन्म लिया था। अध्याय 238 152 स्काईसी संप्रदाय के नेता का पुत्र और 1.7 मिलियन वर्ष बाद कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। पुनर्जन्म स्थान के भीतर मिल्टन चेनी की चेतना एक हल्के पीले प्रकाश समूह के ऊपर स्थित थी। हालांकि हल्के पीले प्रकाश समूह को देखने पर मिल्टन चेनी की चेतना एक पल के लिए झिझकी। ये थोड़ा अलग लगता है। ये हल्का पीला प्रकाश समूह थोड़ा बड़ा हुआ प्रतीत होता है। मिल्टन चेनी कुछ अनिश्चित थे, उन्हें यकीन नहीं था कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक धारणा थी, क्योंकि इस हल्के पीले प्रकाश समूह की स्पष्ट वृद्धि बल्कि सूक्ष्म थी। मिल्टन चेनी की चेतना एक पल के लिए हल्के पीले प्रकाश समूह के ऊपर रुकी और वह काफी हद तक आश्वस्त थे। इस बार सहित वह तीसरी बार इस दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। ये हल्का पीला प्रकाश समूह पहले से ही उनकी चेतना में 3 बार समाहित हो चुका था, इसलिए यह अपरिचित नहीं था। वास्तव में ये थोड़ा बड़ा हो गया है। क्या यह मेरे प्रभाव के कारण है या हर बार जब मैं पुनर्जन्म लेता हूं तो दुनिया बदल जाती है? क्या हल्के पीले प्रकाश समूह का बढ़ना ये दर्शाता है कि दुनिया बड़ी हो गई है? मिल्टन चेनी अनिश्चित थे। दुनिया में इस पुनर्जन्म से उन्हें इस अनुमान को सत्यापित करने का मौका मिलेगा। इसलिए मिल्टन चेनी ने अपना चिंतन बंद कर दिया। उनकी चेतना धीरे धीरे हल्के पीले प्रकाश समूह के पास पहुंचती गई जब तक कि वे पूरी तरह से उसके साथ विलीन नहीं हो गए। एमरल्ड क्लाउड दायरे में जादूगर दायरे से कितनी दूर? सफ़ेद रोशनी की एक किरण अचानक दुनिया की बाधा को भेदती हुई इस दुनिया में प्रवेश कर गई। सफ़ेद रोशनी की यह किरण किसी का ध्यान नहीं गई और चुपचाप इस दुनिया में विलीन हो गई। समय बीतता गया और 7 साल बीत गए। दुनिया के लिए 7 साल एक पल के बराबर लगते थे। पूर्वी 23 क्षेत्र में स्काईसी संप्रदाय के एक बड़े प्रांगण के भीतर मिल्टन चेनी, जो अपनी अमर तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे, एक जगह रुक गए। उनके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति उमड़ने लगी। हालांकि एक पल के बाद यह आध्यात्मिक शक्ति शांत अवस्था में लौट आए। मिल्टन चेनी की अन्यथा धुंधली निगाहों में स्पष्टता की एक चिंगारी दिखाई दी। पिछले 7 वर्षों की यादें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, जिससे मिल्टन चेनी को अपनी वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह से समझने में मदद मिली। स्काईसी संप्रदाय के नेता का बेटा और इकलौता बेटा, ये काफी शानदार शुरुआत है। मिल्टन चेनी ने अपनी सारी यादों को पचाते हुए खुद से कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह पुनर्जन्म निश्चित रूप से पिछले पुनर्जन्म के कई साल बाद हुआ है, लेकिन इस दुनिया में मेरे आखिरी पुनर्जन्म को कितने साल बीत चुके हैं? एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय मेरी याद में क्यों नहीं है? मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। मिल्टन चेनी यह पता लगा सकते थे कि ये दुनिया उनके पिछले पुनर्जन्म सिमुलेशन के कई साल बाद थी, क्योंकि इस दुनिया का साधना क्षेत्र क्यूई साधना 9वां चरण है। क्यूई साधना 9वें चरण में विभाजन मिल्टन चेनी द्वारा स्वयं प्रस्तावित किया गया था। अपने अंतिम पुनर्जन्म से पहले इस दुनिया में क्षेत्रों में यह विभाजन नहीं था। इसके अलावा इस दुनिया का साधना पथ अब पिछली बार से कुछ अलग था जब उन्होंने इसका अनुकरण किया था। मिल्टन चेनी अपनी मृत्यु से पहले जो हासिल करने में असफल रहे, वह इस दुनिया ने अब हासिल कर लिया था। अब साधकों के पास युद्ध तकनीक का उपयोग करने की क्षमता थी। मिल्टन चेनी जानना चाहते थे कि इस दुनिया में कितने साल बीत चुके हैं और क्या उन्होंने जो योजनाएं बनाई थीं वे अभी भी लागू हैं। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपनी स्काईसी अमर तकनीक को प्रसारित करने की कोशिश की। आसपास की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत अमर तकनीक द्वारा आकर्षित हुई, जो उनके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। हालांकि ये आध्यात्मिक शक्तियां उनके चारों ओर मंडरा रही थीं, लेकिन मिल्टन चेनी उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ थे, क्योंकि इस समय वह क्यूई साधना काल में नहीं था। आधार स्थापना प्रथम परत। मिल्टन चेनी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी इस टिप्पणी से इस दुनिया में आधार स्थापना चरण का अस्तित्व पैदा हो जाएगा। हालांकि यह क्षेत्र क्यूई साधना काल के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले था। यह नींव रखने का क्षेत्र था। आधार स्थापना चरण में 3 परतें थीं और इसकी तुलना जादूगर प्रशिक्षु के 3 स्तरों से की जा सकती है। अमर तकनीक साधना का प्रयास करने के बाद मिल्टन चेनी उठे, अपने शरीर को फैलाया, फिर आंगन से बाहर निकल गए। उन्हें इस दुनिया को पूरी तरह से समझने की जरूरत थी।
गर्भ के रहस्य को तोड़ने से पहले इस दुनिया के बारे में उनकी समझ बेहद सती थी। आखिरकार एक भ्रमित चेतना को किताबों के माध्यम से दुनिया को समझने की अनुमति देना बहुत संभव नहीं था। यहाँ तक कि अमर तकनीकों की साधना भी उनके पिता स्काइसी संप्रदाय के नेता द्वारा उन्हें कई वर्षों तक शिक्षा देने के बाद ही संभव हो पाए। अब जब गर्भ का रहस्य खुल चुका था तो मिल्टन चेनी को स्वाभाविक रूप से इस दुनिया को अच्छी तरह से समझने की जरूरत थी, या यूं कहें कि इस युग को समझने की। कम से कम उन्हें ये जानने की जरूरत थी कि उनके अंतिम पुनर्जन्म के बाद से इस दुनिया में लगभग कितने साल बीत चुके हैं। समय बीतता गया और 6 महीने एक पल में उड़ गए। मिल्टन चेनी ने अपनी नई पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था। स्काइसी संप्रदाय के अनगिनत साधक जानते थे कि उनके जूनियर संप्रदाय के नेता सामान्य हो गए हैं, अपने कई साथियों की तुलना में और भी अधिक परिपक्व हो गए हैं। मिल्टन चेनी के पिता के चेहरे पर मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी और उन्होंने मिल्टन चेनी की सभी जरूरतों को पूरा किया। चाहे किताबें हो या क्लासिक्स, उन्होंने मिल्टन चेनी के लिए सब कुछ ढूंढ निकाला। स्काइसी संप्रदाय के महासागर न्यायालय के अंदर मिल्टन चेनी ने अपने हाथों में एक मोटी किताब पकड़ी, उसे 10वें पन्ने पर घुमाया जहां उनकी नज़र काफ़ी देर तक टिकी रही थी। इस पन्ने की सामग्री को फिर से जांचने के बाद मिल्टन चेनी की आंख का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। क्या ये कोई गलती है? प्राचीन अमर युग। मिल्टन चेनी ने अपनी कनपटियां रगड़ीं। इस दौरान मिल्टन चेनी ने सिर्फ एक से ज्यादा किताबें पढ़ी थीं, इसलिए वे शायद ही ये दावा कर सकते थे कि वे वर्तमान दुनिया से अपरिचित हैं। पहले उन्हें किताबों में एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय नहीं मिला था, लेकिन अब उन्हें मिल गया, लेकिन उन्हें कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय प्राचीन अमर युग का सबसे बड़ा संप्रदाय, 17वां संप्रदाय नेता क्यूई खेती के 5वें चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। स्वाभाविक रूप से इन विवरणों में कुछ भी गलत नहीं था, मिल्टन चेनी ने भी इसका अनुमान लगाया था। उनकी मृत्यु से पहले ही एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय पूरी दुनिया पर छा चुका था और उसे सबसे महान संप्रदाय कहा जाना निश्चित रूप से उचित था। आखिरकार उस समय सभी अमर संप्रदाय और अमर द्वार एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय के अधीन थे। अध्याय 239 152 स्काइसी संप्रदाय के नेता का पुत्र और 700 मिलियन वर्ष बाद सदस्यता अनुरोधित _2 अनुवादक 54,96,90,339। हालांकि 10वें पृष्ठ पर एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय का वर्णन करने वाली अंतिम पंक्ति मिल्टन चेनी की आत्माओं को ऊपर उठाने में विफल रही। एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय 420,000 वर्षों तक चला और पहले अंतरक्षेत्र युद्ध में नष्ट हो गया। हाँ, एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय वास्तव में नष्ट हो गया था और यह 6 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इसके विनाश का कारण अंतरक्षेत्र युद्ध था। प्राचीन अमर युग वर्तमान समय से लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले था। मिल्टन ने विचार किया था कि इस दुनिया में उनका पुनर्जन्म उन्हें उनकी मृत्यु के बाद भविष्य में ले जा सकता है, लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि वास्तव में केवल 1 वर्ष बीता था, जबकि इस दुनिया में 7 मिलियन वर्ष बीत चुके थे। 7 मिलियन वर्ष बाद इस दुनिया में उसके द्वारा छोड़ी गई हर चीज उसके इतिहास से पूरी तरह से गायब हो गई होगी। समय एक तेज तलवार की तरह बहुत कुछ काट देता है। एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय को प्राचीन अमर युग के नंबर 1 संप्रदाय के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसके सदस्यों में से किसी का भी नाम कभी दर्ज नहीं किया गया। यहाँ तक कि संप्रदाय को भी भुला दिया गया था। अगर मिल्टन अपने पिता से कुछ अस्पष्ट पुस्तकें खोजने के लिए नहीं कहता या अगर ये दुनिया उसका पहला पुनर्जन्म नहीं होती, तो शायद उसे कभी पता ही नहीं चलता कि एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय कभी इस दुनिया में मौजूद था। मिल्टन ने अपने विचारों को दबा दिया और चुपचाप अपने सामने रखी मोटी किताबों को पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर मिल्टन ने एक नज़र डाली और किताब बंद कर दी। 7 मिलियन वर्ष महान परिवर्तन हुए हैं। समय बीतने के सामने पिछली सभी योजनाएं महत्वहीन हैं। मिल्टन ने मन ही मन आह भरी। 7 मिलियन वर्ष का क्या अर्थ है? जादूगर क्षेत्र का इतिहास केवल करोड़ों वर्षों तक फैला हुआ है। पुस्तक को एक तरफ रखकर मिल्टन उठकर आंगन से बाहर चले गए। जूनियर संप्रदाय नेता। मिल्टन को देखकर कुछ लोगों ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। मिल्टन ने दिखावा नहीं किया। जब भी कोई उनका अभिवादन करता तो वे हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते। उनके पिता लगभग 1000 वर्षों तक स्काइसी संप्रदाय के शीर्ष पर थे और एक प्रामाणिक क्यूई साधना चतुर्थ चरण साधक थे। इस स्तर के साधक को इस दुनिया में कमजोर नहीं माना जाता था। स्काइसी संप्रदाय का पूर्वी 23 क्षेत्र पर भी पूरा नियंत्रण था। पूर्वी 23 क्षेत्र को स्काइसी क्षेत्र भी कहा जाता था, जो स्काइसी संप्रदाय के प्रभाव की सीमा को दर्शाता है। इस संप्रदाय के युवराज के रूप में मिल्टन की स्थिति स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंची थी, अन्यथा उसे त्यानहू का राजकुमार नहीं कहा जाता। पिताजी। मिल्टन को देखकर फिन चेनी के हमेशा सख्त चेहरे पर एक मुस्कान उभर आए। मेरे बेटे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कह दो। हमें एक दूसरे से कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने तुम्हारे लिए जो किताबें ढूंढी थीं वे उपयोगी थीं? हमारे पास समय की कमी थी, इसलिए मैं सिर्फ 1 दर्जन किताबें ही ढूंढ पाया।
मैंने तुम्हारे लिए उन विविध पुस्तकों को इकट्ठा करने के लिए और लोगों की व्यवस्था की है। वे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। फिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह मिल्टन से बहुत प्यार करता था। और क्यों न करे, आखिरकार मिल्टन 1000 सालों में उसका इकलौता बेटा था। मिल्टन को कुछ हद तक समझ थी कि उसके पिछले जीवन में उसने जो खेती के उपन्यास पढ़े थे उनमें विरोधी ऐसे क्यों थे। इस माहौल में पले बड़े होने के कारण वे शायद थोड़ी सी भी बाधा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पिताजी, मैं अमर तकनीकों का अभ्यास करने के लिए स्काईसी संप्रदाय के गुप्त स्थान में प्रवेश करना चाहता हूँ। मिल्टन बोला। इस दुनिया में आने का उसका उद्देश्य स्पष्ट था, मजबूत बनना। वास्तव में जादूगर क्षेत्र और खूनी समुद्र क्षेत्र के बीच अंतर क्षेत्र युद्ध लगातार तीव्र होता जा रहा था और मिल्टन को यकीन नहीं था कि वह कब इसमें घसीटा जाएगा। इसलिए इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में उसे मजबूत होने के लिए सभी अवसरों का लाभ उठाना था। ये सुनकर फिन की मुस्कान में कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। ये तथ्य कि उसका बेटा उस गुप्त स्थान पर अमर तकनीकों की खेती करना चाहता था, स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात है। लेकिन स्काईसी सीक्रेट प्लेस के भीतर का वातावरण कठोर था। इतनी कम उम्र में वहां अमर तकनीकों की खेती शुरू करने से मिल्टन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। फिन थोड़ा चिंतित था। मेरे बेटे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि तुम गुप्त स्थान पर खेती करो। बात बस इतनी है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम अभी अभी ठीक हुए हो। तुम और अधिक झटकों का सामना नहीं कर सकते। कुछ और साल रुको, जब तुम 10 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हें अमर तकनीकों की साधना करने के लिए स्काईसी सीक्रेट प्लेस जाने दूंगा। फिन ने कहा। यह सुनकर मिल्टन को पता था कि इस बार शायद उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह अपने पिता के विचारों को समझ गया। क्या वह कह सकता था, पिताजी, वास्तव में मैं आपसे ज्यादा समय तक जीवित रहा हूं? बिल्कुल नहीं। अगर वह ऐसा कहता भी तो उसके पिता शायद उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए मिल्टन ने बस सिर हिलाया, अपने पिता फिन के साथ थोड़ी देर बात की और फिर चले गए। मिल्टन की पीछे हटी हुई आकृति को देखकर फिन ने अंदर ही अंदर आह भरी। पिछले कुछ सालों में वह मिल्टन के लिए बहुत चिंतित हो गया था। उसे अनगिनत आध्यात्मिक दवाइयां खिला रहा था जैसे कि वे मुफ्त हों। उसने अनगिनत डॉक्टरों और कीमियागरों की मदद ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका बेटा अभी भी चकित और भ्रमित दिखाई दे रहा था। सौभाग्य से वह ठीक हो गया था, अन्यथा फिन शायद समाधान की तलाश में स्काईसी क्षेत्र छोड़ देता। यवेट जल्द ही वापस आ जाएगी। हमारे बेटे को इस तरह देखकर वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगी, फिन ने दिल से मुस्कुराते हुए सोचा। समय उड़ जाता है। 2.5 साल एक झटके में बीत गए। स्काईसी संप्रदाय में स्काईसी के महल के अंदर यहीं पर फिन ने अपना दिन प्रतिदिन का जीवन बिताया और साधना का अभ्यास किया। हालांकि इस समय फिन के चेहरे पर कुछ हद तक असहाय भाव था। उसने मिल्टन को एक नज़र देखा। मिल्टन की आंखों में भी असहायता के भाव चमक उठे, लेकिन वह गंभीर दिख रहा था। माँ, मैं वास्तव में तैयार हूँ। स्काईसी सीक्रेट प्लेस में साधना करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई खतरा नहीं होगा, कृपया आराम से रहें, मिल्टन ने धीमी आवाज में कहा। जहां मिल्टन देख रहा था वहां एक अत्यंत सुंदर महिला बैठी थी, जो लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। अध्याय 240 152 स्काईसी संप्रदाय के नेता का बेटा और 7000 वर्षों के बाद कृपया सदस्यता लें _3। अनुवादक 54,96,90,339। ये सुनकर विवियन टॉड के हाथ, जो रेशम बुनने में व्यस्त थे, रुक गए, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये बहुत जल्दी है। तुम केवल 10 साल की हो। तुम्हारा दिमाग अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। यवेट, चुप रहो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। जब विवियन टॉड ने फिनचेनी को बोलते हुए सुना तो उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा थोड़ा नाखुश था और वह बकबक करने लगी। ओह, फिनचेनी ने कुछ अजीब तरीके से अपना सिर खुजलाया, फिर कुछ नहीं कहा और मिल्टन चेनी को असहाय नज़र से देखा। ये संकेत देते हुए कि भले ही उनके पिता सहमत हों, मिल्टन चेनी को अपनी मां की आपत्ति से आगे बढ़ना होगा। मिल्टन चेनी अवाक रह गए। पिताजी, आपको क्या हो गया है? एक बड़े आदमी, आप हमेशा मां के आदेशों को कैसे मान सकते हैं? ये दृश्य देखकर मिल्टन चेनी अपनी मां के पास चले गए और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। मिल्टन चेनी की बातें सुनकर विवियन टॉड ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। ठीक है, लेकिन आपके पास केवल 2 साल हैं, विवियन टॉड ने कहा। मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया, अपने माता पिता को अलविदा कहा और फिर स्काईसी पैलेस से चले गए। फिनचेनी ने विवियन टॉड को उत्सुकता से देखा क्योंकि वह मिल्टन चेनी को जाते हुए देख रहा था। मिल्टन ने आपसे क्या कहा? क्या आप हमेशा स्काईसी सीक्रेट प्लेस में खेती के लिए जाने से असहमत नहीं थे? वास्तव में मैं भी सहमत नहीं हूँ। मैं हमेशा आपके पक्ष में हूँ, फिनचेनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मिल्टन चेनी ने यह दृश्य देखा होता तो शायद वे अवाक रह जाते।
जब मिल्टन चेनी पहले बोल रहे थे तो फिन चेनी अपनी रहस्यमयी शक्ति के थोड़े से अंश से उनकी बातें साफ साफ सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब फिन चेनी ने बोलना समाप्त किया तो विवियन टॉड ने उनकी ओर देखा। तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, मेरे बेटे ने मुझसे जो कहा उससे तुम्हारा क्या लेना देना। विवियन टॉड ने अपनी नज़रें फेर लीं और रेशम बुनना जारी रखते हुए कहा, तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। आखिर मिल्टन ने ऐसा क्या कहा जिससे तुमने अपना विचार बदल दिया। उनकी बातचीत के समय मिल्टन चेनी स्काइसी पैलेस से निकल चुके थे। स्काइसी पैलेस से निकलकर मिल्टन चेनी सीधे स्काइसी सीक्रेट प्लेस की ओर बढ़े। स्काइसी संप्रदाय के बुजुर्ग जो सीक्रेट प्लेस के प्रभारी थे ने मिल्टन चेनी के लिए गेट खोला, जो फिर अंदर चले गए। गुप्त स्थान के अंदर जाने पर मिल्टन चेनी की आंखों के सामने स्काइसी संप्रदाय से बिल्कुल अलग एक दुनिया दिखाई दी। वह एक विशाल रेगिस्तान के बीच में था, बिल्कुल अकेला। ये दृश्य देखकर मिल्टन चेनी का चेहरा अपरिवर्तित रहा और वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। मिल्टन चेनी क्रॉस लेग्ड बैठ गए और स्काइसी अमर तकनीक का अभ्यास करने लगे। जैसे ही उन्होंने स्काइसी अमर तकनीक की साधना शुरू की, आसपास की आध्यात्मिक शक्ति उनकी ओर आकर्षित हो गई। मिल्टन चेनी इस गुप्त स्थान पर आना चाहते थे। इसका कारण सरल था, यहाँ साधना बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत तेज थी। बेशक ये फाउंडेशन स्थापना प्रथम परत के अपने चरण में किसी के लिए तेज है, जबकि उनके भौतिक शरीर की अमर तकनीकों की साधना करने की क्षमता विशेष रूप से तेज नहीं थी। वे स्काइसी संप्रदाय के नेता के बेटे थे और इस प्रकार उनके पास साधना संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि ऐसे बहुत कम स्थान हैं जहां फाउंडेशन स्थापना चरण में संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए मिल्टन चेनी ने फाउंडेशन स्थापना चरण को तोड़ने और जितनी जल्दी हो सके एक वास्तविक क्यूई खेती प्रथम चरण बनने के लिए स्काइसी सीक्रेट प्लेस में खेती करना चुना। एक बार जब वह क्यूई खेती चरण तक पहुंच गया तो उसे वास्तव में लाभ मिलेगा। समय बीत गया और पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। 10 साल बाद मिल्टन चेनी का चेहरा और भी परिपक्व और सुंदर हो गया था, जिसमें युवा आकर्षण की प्रबल भावना थी। स्काइसी सीक्रेट प्लेस में बूम, एक भयंकर रेत का तूफान आया, लेकिन मिल्टन चेनी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा। रेत का तूफान उसके शरीर से होकर गुजर गया, लेकिन मिल्टन अप्रभावित रहा और स्काइसी अमर तकनीक की अपनी साधना जारी रखी। यहाँ तक कि उसके आसपास की आध्यात्मिक शक्ति का वायु प्रवाह भी रेत के तूफान से अप्रभावित रहा, जो उसे लगातार घेरे हुए था। पॉप, मिल्टन चेनी के शरीर के अंदर से एक आवाज निकली, जैसे कि कुछ टूट गया हो। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपनी अमर तकनीक की साधना बंद कर दी। उसके आसपास की आध्यात्मिक वायु प्रवाह का एक हिस्सा बिखर गया, जबकि बाकी उसके शरीर में वापस विलीन हो गया। वाह, मिल्टन चेनी ने एक धुंधली सांस छोड़ी और अपने शरीर को थोड़ा खींचते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट थर्ड लेयर। मिल्टन चेनी ने अपने शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति महसूस की। 10 साल, फाउंडेशन स्थापना प्रथम परत से फाउंडेशन स्थापना तृतीय परत तक, इस गति को धीमा नहीं कहा जा सकता। मिल्टन चेनी के 10 साल में 2 लोगों तक पहुंचने का मुख्य कारण स्काइसी सीक्रेट प्लेस था। फाउंडेशन स्थापना तृतीय परत, वह वास्तव में क्यूई साधना प्रथम चरण के चरण तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। एक बार जब वह उस चरण को पार कर लेता तो मिल्टन चेनी वास्तव में एक साधक बन जाता। अपने पिछले पुनर्जन्म में सरल लोक वर्गीकरण के विपरीत इस दुनिया में क्यूई साधना 9वां चरण साधना का एक बहुत ही स्थिर चरण है। आखिरकार ये लाखों वर्षों से सत्यापित है और अनगिनत पूर्वजों द्वारा सुधारा गया है। उसने अपने पिछले जीवन के दौरान इस दुनिया में एक बीज छोड़ा था और अब ये बीज एक शक्तिशाली पेड़ बन गया था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपने सीने से एक आध्यात्मिक मनका निकाला और उसमें आध्यात्मिक शक्ति डाल दी। गुप्त स्थान थोड़ा कांप उठा। गुप्त क्षेत्र का एक आभासी द्वार मिल्टन चेनी के सामने प्रकट हुआ और उसने उसमें प्रवेश किया। गुप्त स्थान से निकलकर मिल्टन चेनी स्काइसी के महल की ओर चल पड़ा। फाउंडेशन स्थापना तीसरी परत तक पहुंचने के बाद उसे क्यूई खेती के पहले चरण की तैयारी शुरू करनी थी। आमतौर पर महान प्रतिभा वाले लोगों को भी फाउंडेशन स्थापना तीसरी परत से क्यूई खेती के पहले चरण तक पहुंचने में 10 साल से अधिक समय लगता है। औसत प्रतिभा वाले मिल्टन चेनी जैसे लोगों के लिए इसके लिए कई दशकों की आवश्यकता होगी। हालांकि मिल्टन चेनी दूसरों से अलग थे। उनके पास एक लाभकारी पिता था। उनके लिए उपलब्ध खेती के संसाधनों का उपयोग न करना शर्म की बात होगी। स्काइसी संप्रदाय के नेता के बेटे के रूप में उनकी सहायता के लिए पर्याप्त खेती के संसाधनों के साथ मिल्टन चेनी को विश्वास था कि वह 30 वर्ष की आयु से पहले क्यूई खेती के पहले चरण तक पहुंच सकते हैं। स्काइसी के महल में प्रवेश करने पर उसे अपने पिता की आकृति दिखाई नहीं दी, इसलिए मिल्टन चेनी आगे बढ़ गए। अगले ही पल उसके बगल में आध्यात्मिक शक्ति टिमटिमा उठी और फिन चेनी उसके सामने प्रकट हुए। मिल्टन चेनी को देखकर फिन चेनी की आंखें खुशी से चमक उठीं। मिल्टन, तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट थर्ड लेयर पर हो, शाबाश शाबाश।
फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट थर्ड लेयर पर पहुंचने के बाद तुम साधना के लिए कुछ हल्की गोलियां ले सकते हो। मैं तुम्हारे लिए उन्हें तैयार करके ले आता हूं। मिल्टन चेनी को कुछ कहने का मौका मिलने से पहले ही फिन चेनी पहले से ही एक सौम्य मुस्कान के साथ बोल रहे थे।